नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी। इस वीडियो में कक्षा 7 वसंत पुस्तक का पाठ 15 जिसका कि नाम है नीलकंठ, इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इस पाठ का पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मोर की गर्दन नीली और चमकदार थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ, और छाया के समान साथ में रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। अगला प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर चिड़िया खाने में हलचल मच गई। मोर के बच्चों को देखकर लुक्का कबूतर उनके चारों ओर घूमकर गुटुर गूं करने लगा। खरगोश उनका निरीक्षण करने लगा तथा तोता एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगले प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? चेष्टाएं मतलब उसकी क्रियाएं कौन कौन सी बहुत अच्छी लगती थीं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। कौन कौन सी चीज़ें जो लेखिका को अच्छी लगती थी? नंबर 1, पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाना। और दूसरा, हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से हौले हौले से उठाकर खाना। और नंबर 3, मेघ के गर्जन के ताल पर नृत्य करना और वर्षा की बूंदों की रिमझिमाहट तेज होने पर उसका वेग बढ़ते जाना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। उस घटना की ओर संकेत करता है जब लेखिका टूटे पंजे वाली एक और मोरनी लाई और उसका इलाज कर चिड़िया खाने में दूसरे जानवरों तथा पक्षियों के साथ रख दिया। उससे राधा और नीलकंठ का साथ न देखा गया। उसने नीलकंठ और राधा के जीवन को कलह कोलाहल से पूर्ण बना दिया, जिसका अंत नीलकंठ के मरने के साथ ही हुआ। ये इस प्रश्न में बताया गया। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बात कही जा रही है? तो अगला जो हमारा प्रश्न है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि नीलकंठ को फूलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित और पल्लवित वृक्ष बहुत ही अच्छे लगते थे। बसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर सुनहरी मंजरियां आ जाती हैं। अशोक का पेड़ नए लाल लाल पत्तों से ढक जाता है। ऐसी मनोरम ऋतु को देखकर नीलकंठ बाहर आने के लिए बेचैन हो जाता था और उसके लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। अब इसी पाठ का अगला प्रश्न नंबर 6 है, वह देख लेते हैं। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? इस प्रश्न का उत्तर है, कुब्जा का स्वभाव अपने नाम के अनुरूप ही था। वह राधा और नीलकंठ की मित्रता से ईर्ष्या रखती थी। वह स्वयं नीलकंठ का साथ चाहती थी। अपने ईर्ष्यालु स्वभाव और द्वेष भावना के कारण वह अन्य जीव जंतुओं की मित्र न बन सकी। अगला प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, जब खरगोश के बच्चे को निगलने के लिए सांप ने अपने मुंह में आधा भर लिया तो खरगोश के मुंह से धीमी सी चीख निकली।
अपने झूले पर बैठे नीलकंठ ने चीख सुनी और सर से सांप के पास आया। सांप के फन पर प्रहार करने से खरगोश शावक मर जाएगा, इसलिए नीलकंठ सांप को फन के नीचे पंजों से दबाकर चोंच से प्रहार करने लगा। पकड़ ढीली होते ही खरगोश शावक बाहर आ गया। नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं क्या क्या थी? नंबर 1 विशेषता थी उसकी कि नीलकंठ दयालु स्वभाव का था। उसने सांप के टुकड़े टुकड़े करके खरगोश शावक को बचाया था। और उसकी दूसरी विशेषता थी कि वह सभी पक्षियों के साथ मेलजोल से रहता था। उसकी तीसरी विशेषता थी वह जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करता था। और चौथे नंबर की उसकी विशेषता क्या थी कि लेखिका के मनोभावों को पहचान कर वह नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निबंध से आगे का है कि यह पाठ एक रेखा चित्र है। तो इस पाठ की जो विधा अगर कही जाएगी वह क्या कही जाएगी? रेखा चित्र। यह कहानी नहीं है, रेखा चित्र है। यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखते हैं। शब्दों के माध्यम से किसी जीव जंतु या पक्षी के आकार प्रकार रूप रंग स्वभाव विशेषताएं आदि का इस प्रकार चित्रण या वर्णन करना कि उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने साकार हो उठे, उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो ये जो पाठ है बच्चों आपका नीलकंठ, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, इस पाठ की विधा क्या है? रेखा चित्र। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं जो अनुमान और कल्पना के हैं। अनुमान और कल्पना के जो प्रश्न होते हैं वह हमें खुद इमेजिन करके करने होते हैं। देखिए प्रश्न समझाया जा रहा है कि निबंध में आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं। कौन कौन सी पंक्तियाँ पढ़ी हैं? कि मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई, जब गंगा की धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। क्या है? एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? देखिएगा, ये इमेजिन करने के ऊपर है। इस प्रश्न का उत्तर है मोर पंख की चंद्रिका सुंदर और चमकदार गहरे रंग की होती है। चंद्रिका कैसी होती है? गहरे रंग की होती है, जो मोर की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। मृतक मोर, यानी जब मोर मर गया था, मृतक मोर नीलकंठ को जब लेखिका संगम में ले जाकर गंगा के बीच की धार में प्रवाहित किया, जब लेखिका ने संगम की धार में ले जाकर प्रवाहित किया, तो मोर का शरीर वजनदार होने के कारण पानी में डूब गया, किंतु उसके हल्के पंखों की चंद्रिकाएं पानी में फैलकर तैरने लगी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के पंख के समान तरंगित हो उठा। अगला प्रश्न क्या है? नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। नीलकंठ के नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। इस प्रश्न का उत्तर है कि वर्षा ऋतु में जब मेघ उमड़ने शुरू होते हैं, तब नीलकंठ की केका तीव्र से तीव्रतर होती चली जाती है। केका का मतलब होता है ध्वनि, उसकी आवाज़। केका का मतलब क्या है? ध्वनि या आवाज़। वर्षा ऋतु में मोर जब बोलते हैं तीव्र से तीव्रतर होती चली जाती है, बहुत तेज बोलने लगते हैं, उनकी आवाज़ तेज आती है। वह गरजते मेघों को सुनकर नृत्य करना आरंभ कर देता है। अपने पंखों का सतरंगी छाता मंडलाकार रूप में तान लेता। उसका यह नृत्य मेघ के गर्जन, बिजली के चमकने, बूंदों की रिमझिमाहट के साथ तेज होता जाता था। नीलकंठ का यह नृत्य अत्यंत मनोहारी होता था। यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया।
भाषा की बात के प्रश्न इसके आगे आते हैं। क्या लिखा हुआ है देखते हैं, पढ़ते हैं कि रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। रूप शब्द था केवल, कु उपसर्ग लगा के कुरूप बन गया, स्व लगा दिया तो स्वरूप बन गया, बहु लगा दिया तो बहुरूप बन गया। तो अब हमारा प्रश्न क्या है कि ऐसे ही जो नीचे शब्द लिखे हैं, ये जो शब्द लिखे गंध, रंग, फल और ज्ञान, इनसे हमें शब्दों का निर्माण करना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखते हैं शब्द से बने अनेक शब्द क्या हो सकते। गंध है हमारा, तो हमारा क्या क्या बन सकता है, सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन और गंध रहित। रंग शब्द था, इसमें हम उपसर्ग लगा के क्या बना सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग करके कुछ नए शब्द बना सकते हैं। बदरंग, नवरंग, रंगीन, रंगहीन। फल से क्या बना सकते हैं, सफल, निष्फल, फलदार, फलहीन। और ज्ञान से क्या बना सकते हैं, अज्ञान, ज्ञानी, संज्ञान और विज्ञान। तो ये सब हम नए शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगले प्रश्न में विस्मया अभिभूत शब्द, विस्मय और अभिभूत दो शब्द हैं। पहला शब्द है विस्मय और दूसरा क्या है, अभिभूत। दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। आ आदि वर्ण है। आदि वर्ण क्या है, विस्मय में जो ये शब्द निकला है, विस्मय का या जो है इसके साथ कौन सा शब्द निकला है, आ निकला है। और अभिभूत के बाद का पहला स्वर क्या है, अ। दोनों ही अ मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ आ की मात्रा लग गई। ये बात इसमें समझाई जा रही है। देखिएगा कि विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया। आ आदि वर्ण है। आदि वर्ण मतलब प्रारंभ में। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त होते हैं। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में, जैसे ये देखिए क शब्द दिया गया है, क, तो का दिया गया है हलंत, इसके बाद में प्लस लगा के क्या स्वर है इसके अंदर है, अ। जब हम का लिखते हैं तो का के साथ अ की ध्वनि रहती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अ की मात्रा, क्या कहा जा रहा है, आ की मात्रा, अ की मात्रा के चिन्ह से आप परिचित हैं, है ना। सभी बच्चे परिचित होंगे। अ की भांति किसी अन्य शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है। जैसे मंडल और आकार, तो क्या हो गया, मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर, जोड़ने पर क्या शब्द बनता है, मंडलाकार शब्द बनता है। और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर, यानी तोड़ने पर, उसको विच्छेद करने पर मंडल और आकार दोनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं। अब लिखा है नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। संधि करनी है और विग्रह करना है। पहला शब्द देखिए गया, दिया गया नील और आब, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नीलाभ। नील और आब, नीलाभ। नवागंतुक दिया गया है, तो इसका क्या बन जाएगा, नव और आ मिला दिया, नवागंतुक, नवागंतुक ये बन जाएगा नवागंतुक। ठीक है। अब हमें देखना क्या है, इस प्रश्न के उत्तर देखने। सिंहासन और मेघाच्छन्न ये दो शब्द और दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जो दोनों वहाँ शब्द दिए गए थे, संधि करने पर और विच्छेद करने पर क्या बनेगा। तो देखिएगा, नील और आब को जब मिलाएंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा नीलाभ। और नव और आगंतुक इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा नवागंतुक, यानी नया नया जो आया हुआ हो उसको नवागंतुक कहते हैं। और नीली आभा वाला यानी नीलाभ, किसका रंग था, मोर का रंग था नीला। और विग्रह करेंगे, सिंह आसन, दो शब्द हैं यहाँ, पहला शब्द है सिंह और दूसरा शब्द है आसन। जब संधि का विच्छेद किया तो सिंह और आसन। और मेघाच्छन्न शब्द में पहला शब्द था मेघ और दूसरा आच्छन्न। तो आज हमने इस वीडियो में पाठ 15 नीलकंठ के प्रश्नोत्तर समझे। अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।